नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन अध्याय 5 संगठन भाग 5 में। विद्यार्थियों, आज हम भाग 5 के अंतर्गत में संगठन के विभिन्न प्रकार अर्थात द्वितीय प्रकार प्रभागी संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, देखते हैं प्रभागी संगठन या ढांचा। प्रभागी संगठन या ढांचे का अर्थ पूरी संस्था द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभाजित करने से है। यदि किसी व्यावसायिक उपक्रम में एक से अधिक प्रकार के उत्पाद का उत्पादन किया जाता है तो पूरी संस्था को वस्तुओं के आधार पर अलग अलग प्रभागों में बांट दिया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी इकाई को उनके वस्तु के आधार पर अलग अलग विभागों में बांटना ही प्रभागी संगठन कहलाता है। उसका अलग से विभाग तैयार करना, प्रभाग तैयार करना ही एक प्रभागी संगठन का रूप होता है। जैसे प्रत्येक वस्तु प्रभाग से संबंधित क्रय, विक्रय, विज्ञापन, उत्पादन, वित्तीय आदि कार्य उस प्रभागी प्रबंधक के देखरेख में किए जाते हैं। ये सभी कार्य सभी प्रभागों द्वारा अलग अलग संपन्न किए जाते हैं। आइए इसके पश्चात हम देखते हैं प्रभागी ढांचा या संगठन के क्रम। पहला है प्रभागी अध्यक्षों का विकास, दूसरा प्रभागी परिणामों का आकलन, तीसरा शीघ्र निर्णय, चौथा विस्तार और वृद्धि, और अंत में पांचवा है उत्पाद विशिष्टीकरण। आइए विद्यार्थियों, इन तथ्यों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। जैसा कि पहला है प्रभागी अध्यक्षों का विकास। प्रत्येक डिविजनल अध्यक्ष अपने उत्पाद से संबंधित सभी कार्य जैसे क्रय, विक्रय, विज्ञापन, उत्पाद, वित्त आदि को देखता है। यह सभी डिविजनल अध्यक्ष में विभिन्न कौशल विकसित करने में सहायक होती है। साथ ही क्रियाओं में स्पष्टीकरण और समन्वय आता है। अर्थात सर्वप्रथम तो अध्यक्षों का विकास ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि क्रय, विक्रय, विज्ञापन, उत्पादन, वित्त आदि को मैनेज करने या प्रबंध करने या उनके बारे में नियंत्रण रखने के लिए यही मुख्य उत्तरदायी होते हैं। यह सभी डिविजनल अध्यक्ष में विभिन्न कौशल विकसित करने में सहायक होती है। कार्य के आधार पर, वस्तु के आधार पर उनमें विकास होता है। तत्पश्चात दूसरा है परिभागी परिणामों का आकलन। प्रत्येक डिवीजन की सभी क्रियाएं स्वतंत्र रूप से की जाती है, अतः प्रत्येक डिवीजन की लाभ हानि को अलग अलग आंका जा सकता है। इसी आधार पर अलाभदायक डिवीजन को बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही गैर प्राप्ति के लिए विभाग को जवाबदेह किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारी कोई इकाई को अलग अलग प्रभागों में बांटा जाएगा तो हम अलग अलग प्रकार की इकाइयों का, चाहे वह वस्तु हो या सामग्री हो, उनके लाभ हानि का अलग अलग हम लोग आकलन कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको सभी प्रकार से अलग अलग विभागों में बांटे हुए हैं। तो हमें उनके लाभ और हानि का आकलन करने में किसी प्रकार से समस्या जो है नहीं होगी, और इससे अलाभदायक डिवीजन को बंद करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। अर्थात ऐसे डिवीजन जिसमें से हमें न ही लाभ की प्राप्ति हो रही है, न ही किसी प्रकार से आय की स्रोत है, तो उसे हम बंद कर सकते हैं। साथ ही गैर प्राप्ति के लिए किसी विभाग को हम जवाबदेह दे सकते हैं।
तो इस प्रकार से प्रभावी परिणामों का आकलन जो है किया जा सकता है। शीघ्र निर्णय। प्रत्येक डिवीजन अपने आप में स्वतंत्र होता है। एक डिवीजन का प्रबंधक अपने डिवीजन के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है और उसे अन्य डिवीजन प्रबंधकों से सलाह लेने की आवश्यकता जो है नहीं है। अतः निर्णय जो है वो शीघ्र लिए जा सकते हैं और प्रभावी भी होते हैं। कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि प्रभावी ढांचा के क्रम में शीघ्र निर्णय लेने की जो है वो क्रम होती है। जैसे प्रत्येक डिवीजन अपने आप में स्वतंत्र होता है और डिवीजन का प्रबंधक जो है किसी विषय वस्तु के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है और इसी स्वतंत्रता के चलते कार्य को प्रगति प्रदान करने के लिए निर्णय जो है लिए जाते हैं और वह निर्णय शीघ्र ही प्रभावी होते हैं। विस्तार और वृद्धि। प्रत्येक उत्पाद के लिए एक अलग डिवीजन स्थापित किया जाता है। यदि एक कंपनी एक नया उत्पाद बाजार में लेकर आना चाहती है तो ऐसे विद्यमान विभागों में हस्तक्षेप किए बिना सरलता से किया जा सकता है। अतः संस्था का विस्तार करना सरल हो जाता है क्योंकि प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग अलग डिवीजन स्थापित होता है और यदि कंपनी एक नए उत्पाद को बाजार में जब लाना चाहती है तो ऐसे विद्यमान विभागों में हस्तक्षेप किए बिना ही सरलता से उसे बाजार में लाया जा सकता है और अपने उत्पाद का क्रय विक्रय किया जा सकता है। अर्थात इससे हमारी कार्य क्षेत्र में और संस्था में विस्तार और वृद्धि भी होती है। उत्पाद विशिष्टीकरण। एक उत्पाद से संबंधित सभी क्रियाओं को एक विभाग के अंतर्गत समूहीकृत किया जाता है जिससे उत्पाद विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। अर्थात किसी निश्चित उत्पाद से संबंधित विशेष तरीके के विभाग का गठन करके उससे संबंधित ही विभिन्न क्रियाकलापों को किया जाता है जो कि एक प्रभावी ढांचा के रूप में क्रमबद्ध होती है। उत्पाद से संबंधित सभी क्रियाओं को एक विभाग के अंतर्गत समूहीकृत करने से जो लाभ हमें होता है वो होता है कि इससे विशिष्टीकरण का लाभ होता है। विशिष्टीकरण का मतलब किसी विशेष प्रकार के संगठन या प्रभाव का निर्धारण, या हम यह कह सकते हैं कि उस प्रभाग के अंतर्गत में किसी विशेष तरीके का ही कार्य जो है वो किया जाता है। तो विद्यार्थियों ये तो रहा प्रभागी ढांचा या संगठन के क्रम। आइए इनसे संबंधित हम इनके प्रभागी या डिविजनल संगठन के दोषों के बारे में अध्ययन करें। प्रभागी अध्यक्षों के मध्य संघर्ष, संसाधनों का दुरुपयोग और तीसरा होता है संगठन के हितों की अवहेलना। तो आइए प्रत्येक तथ्य को विस्तार से समझें। जैसा कि पहला है प्रभागी अध्यक्षों के मध्य संघर्ष। प्रत्येक डिविजनल अध्यक्ष अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। अपने इस अहम को संतुष्ट करने के लिए वे अधिकाधिक संसाधनों की मांग करते हैं। यह स्थिति उनके मध्य संघर्ष उत्पन्न करती है क्योंकि यदि प्रत्येक विभाग के प्रमुख या अध्यक्ष अपने आधार पर संसाधनों की मांग करते रहेंगे तो इससे क्या होता है कि एक ही संस्था में दो डिवीजन या दो प्रभाग के अध्यक्ष जो है अधिक से अधिक संसाधनों की मांग करने की स्थिति में आते हैं और किसी एक को कम या ज्यादा प्राप्त होने पर संघर्ष की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो यह प्रभागी अध्यक्षों के मध्य जो है संघर्ष का कारण भी बनता है। दूसरा, संसाधनों का दुरुपयोग।
कार्यों के अनावश्यक दोहराव से संसाधनों का दुरुपयोग होता है, क्योंकि प्रत्येक प्रभाग को एक ही कार्य को संपन्न करने के लिए अलग अलग उपकरण व सामग्री जो है वो दिए जाते हैं। तो किसी उत्पाद को तैयार करने के समय कुछ अवशेष जो बचता है वो प्रत्येक विभाग में जो है शेष के रूप में रहता है, और यही जो है हमारे संसाधनों का जो है दुरुपयोग के अंतर्गत, अर्थात थोड़े थोड़े सामग्रियों पर ध्यान न जाते हुए जो उत्पाद निर्मित करने से संबंधित कर्मचारी है वो कोशिश यही करते हैं कि उत्पाद तैयार करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में जो सामग्री है वो प्राप्त रहे। अंततः प्रत्येक विभाग को एक ही कार्य संपन्न करने के लिए अलग अलग उपकरण व सामग्री दिए जाते हैं, जिसके कारण हमारा पैसे का भी खर्च होता है, क्योंकि एक ही कार्य को दो अलग अलग जगहों में करने के लिए दो अलग अलग प्रकार की मशीनों का स्थापना हमें करना पड़ता है, जिससे हमारे संसाधनों का दुरुपयोग भी होता है। संगठन के हितों की अवहेलना। प्रत्येक प्रभाग का यह प्रयास होता है कि वह श्रेष्ठ प्रदर्शन करे, यहाँ तक कि ऐसा करने के लिए वे अन्य प्रभागों के हितों को भी अनदेखा कर देते हैं। परिणामतः संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना होती है तथा उन्हें प्राप्त करना कठिन हो जाता है। प्रभागी ढांचा या प्रभागी क्रम को अलग अलग करने पर संगठन के हितों की अवहेलना होती है, क्योंकि प्रत्येक विभाग का यह प्रयास होता है कि वह श्रेष्ठ प्रदर्शन करे, यहाँ तक कि ऐसा करने के लिए वे अन्य प्रभागों के हितों को भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वे सिर्फ अपने ही प्रभाग के हित को ध्यान में रख करके उत्पाद तैयार करते हैं। तो ऐसा करने से संगठन के हितों की जो है वो अवहेलना होती है। तो विद्यार्थियों, ये तो रहा कार्यात्मक संगठन के बारे में, उनका आशय, उनके क्रम और दोष। हम अपनी अगली कक्षा में इनसे संबंधित और भी तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।